Good morning, everyone. Welcome to News Forum with new set of important articles for discussion. The first article that we'll be discussing today is about a rubber plant. World's first genetically modified rubber sapling planted in Assam. और जो ये इंस्टीट्यूट है जिसने ये डेवलप किया है, it says that it's tailored for the climate of the northeast. जो ये GM क्रॉप है, इसमें एडिशनल कॉपीज़ हैं मैंगनीज कंटेनिंग सुपर ऑक्साइड की, जो इस प्लांट को सीवियर कोल्ड कंडीशन से बचाएगा ड्यूरिंग विंटर्स, क्योंकि ठंड की वजह से जो यंग रबर प्लांट्स हैं उनकी ग्रोथ जो है वो अफेक्ट हो जाती थी। और इसको किस इंस्टीट्यूशन ने डेवलप करा है? केरला बेस्ड रबर रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया। और ये पहली बार ऐसा हुआ है कि जो नॉर्थ ईस्ट रीजन है उसके लिए कोई स्पेसिफिक क्रॉप को डेवलप किया गया है by modifying its genes. Because natural rubber is a native of warm, humid Amazon forests and it is not naturally suited for the colder conditions in the northeast, which is one of the largest producers in India. And it's good to know that currently Kerala state जो है इंडिया की is the largest rubber producing state in India. It's an important cash crop जो हमारे एक्सपोर्ट्स में भी हेल्प करता है और जो बहुत सारी चीज़ें जैसे टायर्स एट्सेट्रा उनकी मैन्युफैक्चर में भी काम आता है. सो इट्स गुड फॉर द इकोनॉमी ऑफ द नॉर्थ ईस्टर्न रीजन एंड ऑन इंडिया एज अ होल. एंड द नेक्स्ट टॉपिक दैट विल बी डिस्कसिंग टुडे इज़ अबाउट यूनाइटेड नेशंस ह्यूमन राइट काउंसिल. ये न्यूज़ में इसलिए है बिकॉज ऑफ द चाइनाज एक्शन इन द हांगकांग, तिब्बत एंड शिनजोंग वीगर ऑटोनोमस रीजन. जो ह्यूमन राइट्स काउंसिल है, जो यूनाइटेड नेशंस ह्यूमन राइट काउंसिल है, इसका मिशन है टू प्रमोट एंड प्रोटेक्ट ह्यूमन राइट्स अराउंड द वर्ल्ड. इस काउंसिल के 47 मेंबर्स हैं जिनको 3 साल के लिए इलेक्ट किया जाता है ऑन अ रीजनल ग्रुप बेसिस. एंड द हेडक्वार्टर ऑफ दिस काउंसिल इज़ इन जिनेवा, स्विट्ज़रलैंड. मोस्टली जो यूनाइटेड नेशंस के ऑफिसेज हैं और भी बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन जिनके ऑफिसेज हैं वो स्विट्ज़रलैंड में ही लोकेटेड हैं. इस काउंसिल को इस्टेब्लिश किया गया था 2006 में और इसने रिप्लेस करा है यूनाइटेड नेशंस कमीशन ऑन ह्यूमन राइट, जिसको क्रिटिसाइज किया जाता था दैट कंट्रीज विद पुअर ह्यूमन रिकॉर्ड्स आर इट्स मेंबर्स. सो दिस इज़ ए न्यूज़ बिकॉज ऑफ चाइना एंड इट्स गुड टू नो इन्फॉर्मेशन दैट वी शुड बी अवेयर ऑफ सच ऑर्गेनाइजेशन एंड India is also a member of this organization. Just go Google it or just go through Wikipedia and search के और कौन सी countries हैं जो इसकी council में हैं and some general awareness about it. और हमारा जो National Human Rights Commission है वो भी important हो जाता है because of the ongoing pandemic and in general because of the human rights that are being violated and ये न्यूज़ में बहुत ज़्यादा रह रहा है आजकल और इस पे क्वेश्चन भी आता है. सो लेट्स हैव अ लुक एट इट. सो द नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन इज़ अ स्टैट्यूटरी, प्लीज़ नोट दिस पॉइंट, इट्स अ स्टैट्यूटरी नॉट अ कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी. कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी ये इसलिए नहीं है क्योंकि इट्स नॉट एन ओरिजिनल फीचर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एज अडॉप्टेड इन 1949. ये 1993 में इस्टेब्लिश किया गया था अंडर अ लेजिस्लेशन इनैक्टेड बाय द पार्लियामेंट. दैट इज़ द रीज़न दिस इज़ अ स्टैट्यूटरी बॉडी एंड नॉट अ कॉन्स्टिट्यूशन बॉडी. इट वॉज इस्टेब्लिश्ड एज पर द स्टैट्यूट एंड अ लेजिस्लेशन इनैक्टेड बाय द पार्लियामेंट. एंड दिस कमीशन इज़ अ मल्टी मेंबर बॉडी जिसमें एक चेयरपर्सन और 5 मेंबर्स. एक चेयरपर्सन और 5 मेंबर्स, तो टोटल कितने हुए? 6. और चेयरपर्सन कौन होता है? ही शुड बी अ रिटायर्ड चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और अ जज ऑफ अ सुप्रीम कोर्ट. और जो मेंबर्स हैं इसके वो सर्विंग और रिटायर्ड जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, सर्विंग और रिटायर्ड चीफ जस्टिस ऑफ अ हाई कोर्ट. और जो बाकी के 3 हैं वो कौन? आउट ऑफ विच एटलीस्ट 1 शुड बी अ वुमेन. जो बाकी के 3 हैं उनको दे शुड हैव स्पेशल नॉलेज और प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस विद रिस्पेक्ट टू ह्यूमन राइट्स और उन 3 में से एक वुमेन होनी चाहिए. एक चेयरपर्सन हो गया, वो 5 मेंबर्स हो गए एंड टोटल 6. और ये जो फुल टाइम मेंबर्स हैं इनके अलावा इन एडिशन टू दीज द कमीशन हैज़ 7 एक्स ऑफिशियो मेंबर्स, जिसका मतलब कि जो
इन पोस्ट को ऑक्यूपाई कर रहे होंगे वो इस कमीशन के मेंबर्स होंगे ही। और वो कौन कौन सी पोस्ट हैं? चेयरपर्सन ऑफ द नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटीज़, नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड कास्ट, नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड ट्राइब, नेशनल कमीशन फॉर विमेन, नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस एंड नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स एंड चीफ कमिश्नर फॉर द पर्सन विद डिसेबिलिटीज़। तो हम मोस्टली जो देखते हैं जो ह्यूमन राइट्स वायलेशन होता है वो इन्हीं ग्रुप्स के अंडर होता है। वैसे तो किसी के साथ भी हो सकता है, लेकिन ये जो ग्रुप्स हैं, फॉर एग्जांपल माइनॉरिटीज़ हैं, शेड्यूल्ड कास्ट हैं, शेड्यूल्ड ट्राइब्स हैं, विमेन, बैकवर्ड क्लासेस, चिल्ड्रन एंड पर्सन विद डिसेबिलिटीज़, तो इसीलिए जो इनके सेपरेट कमीशंस हैं उनके जो चेयरपर्सन्स होंगे या जो चेयर पे होंगे वो इनके एक्स ऑफिशियल मेंबर्स हो जाते हैं। तो टोटल ये 7 हैं, 7 ये हो गए और 6 वो हो गए, तो 13 हो गए। और जो चेयरपर्सन और मेंबर्स हैं नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन के, उनको कौन अपॉइंट करता है? इट्स प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। और रेकमेंड कौन करता है? एक कमेटी होती है 6 मेंबर की जो रेकमेंड करती है कि कौन चेयरपर्सन और मेंबर्स होंगे इसके। और उस कमेटी में कौन कौन होता है? प्राइम मिनिस्टर उस कमेटी का हेड होता है, स्पीकर ऑफ द लोकसभा, डिप्टी चेयरमैन ऑफ राज्यसभा, लीडर्स ऑफ ऑपोजिशन इन बोथ राज्यसभा एंड लोकसभा एंड सेंट्रल होम मिनिस्टर। और उसके बाद जो इस कमीशन में सिटिंग चीफ जस्टिस होगा हाई कोर्ट का या फिर सिटिंग जज होगा सुप्रीम कोर्ट का, उनको अपॉइंट तभी किया जा सकता है जब चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के साथ कंसल्ट करा जाए। और जब इनकी अपॉइंटमेंट हो जाती है देन दे होल्ड ऑफिस फॉर अ टर्म ऑफ 3 years और अनटिल दे अटेन अ एज ऑफ 70 years। जो भी इससे पहले होगा, या तो 3 साल पूरे करेंगे या अगर 70 साल के हो गए तो उससे भी तो पहले ही वो रिटायर हो जाएंगे। और जब इनका टर्म पूरा होता है और अगर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया वो मीट कर रहे हैं देन दे आर एलिजिबल फॉर री अपॉइंटमेंट। लेकिन उसके बाद जब उनका टेन्योर ख़त्म हो जाता है द चेयरपर्सन्स एंड मेंबर्स दे आर नॉट एलिजिबल फॉर फर्दर एम्प्लॉयमेंट अंडर द सेंट्रल और अ स्टेट गवर्नमेंट। और प्रेसिडेंट जो है इनको रिमूव भी कर सकता है अंडर द फॉलोइंग सर्कमस्टांसेस। फर्स्ट, इफ़ ही इज़ adjudged and insolvent, that means if he is defaulting. Second, if he engages during his term of office in any paid employment outside the duties of his office, मतलब कि वो अपना ऑफिस में जो कमा रहे हैं वो तो ठीक है, लेकिन अगर बाहर से वो पैसा कमाने लगते हैं कहीं से तो प्रेसिडेंट उनको रिमूव कर सकता है। इफ़ ही इज़ अनफिट और इफ़ ही इज़ ऑफ अनसाउंड माइंड और इफ़ ही इज़ कन्विक्टेड एंड सेंटेंस टू इम्प्रिजनमेंट फॉर एन ऑफेंस। और उसके बाद प्रूव्ड मिसबिहेवियर और इनकैपेसिटी पे भी रिमूव हो सकता है। इसमें एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है दैट द कमीशन इज़ नॉट एम्पावर्ड टू इंक्वायर इनटू एनी मैटर आफ्टर द एक्सपायरी ऑफ 1 year फ्रॉम द डेट ऑन विच द एक्ट कॉन्स्टिट्यूटिंग वायलेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स इज़ एलिज्ड टू हैव बीन कमिटेड। तो इसका ये मतलब है कि ये सिर्फ उन्हीं चीज़ों को इन्वेस्टिगेट करते हैं या दे लुक इनटू द मैटर विद इन 1 year ऑफ इट्स अकरेंस। और अगर कोई इंसिडेंट होता है उसको 1 साल से ज़्यादा हो गया होगा तो फिर ये उसमें इंक्वायरी नहीं कर सकते। 1 साल के अंदर अंदर ही उस इंसिडेंट की इनको उसमें इंक्वायर करना होता है। सो दिस इज़ एन इम्पॉर्टेंट पॉइंट, प्लीज़ नोट डाउन। नाउ विल हैव अ लुक एट द क्वेश्चंस हियर। द क्वेश्चन इज विच ऑफ द स्टेटमेंट्स गिवन अबव इज आर करेक्ट। गिवन बिलो होना चाहिए वैसे। तो द फर्स्ट स्टेटमेंट इज the National Human Rights Commission is the watchdog of human rights in the country, and the second point is the National Human Rights so both the statements are correct here, so the answer is C. The next question is the chairman and members of the National Human Rights Commission are appointed on the recommendations of a committee consisting of, so ये हमने पढ़ा है अभी, let's have a look here. So it says that the chairman and the members of the commission are appointed by the president on the recommendations of a 6-member committee which consists of prime minister, speaker of the Lok Sabha, deputy chairman of Rajya Sabha, leaders of opposition in both houses and a central home minister. So I guess all the options are valid here, so the answer will be D. So I guess this is it for the day. So guys, tomorrow we'll be back with another set of news articles and questions.
Stay tuned and have a good